यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है क्या, यहां यूनिटी का मतलब क्या है? तो इस प्रिंसिपल को पढ़ने के पहले आप ऐसा मान लीजिए जैसे क्रिकेट टीम होती है। क्रिकेट टीम में हर प्लेयर अपने आप में एक हुनर रखता है, लेकिन जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम के, वो एक कॉमन गोल, एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ काम करते हैं, वो है एक टीम का जीतना। वैसे ही उसी प्रकार से ये प्रिंसिपल काम करता है और इसी प्रकार की बातें प्रिंसिपल बताता है। अब वो कैसे बताता है? तो यहां पर देखिए यूनिटी का मतलब यहां पर क्या बोला है, वन यूनिट मींस वन प्लान। तो इस प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूनिटी का मतलब यहां पर क्या बताया गया है कि एक यूनिट का मतलब होता है एक प्लान। सबसे पहली बात कि भाई प्लान एक होना चाहिए, अलग अलग प्लान नहीं होने चाहिए। एक यूनिट का मतलब सिर्फ एक प्लान होना चाहिए, मतलब टीम की जीत, एक प्लान, टीम को जिताना कैसे है। दूसरा है एफर्ट्स ऑफ मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एफर्ट्स हैं किसके, एम्प्लॉयज के, मेंबर्स के, ये कह दो सारे लोगों के, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो कहां होने चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। मतलब सबके एफर्ट्स जो है, मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज सबके एफर्ट्स जो है वो डायरेक्टेड, मतलब जो उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल की तरफ होना चाहिए। कॉमन गोल का मतलब सबका सेम गोल ही होना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की। कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम जितना बेहतर काम करेंगे हमारी कंपनी की उतनी तरक्की होगी। तो ऐसा एक कॉमन गोल होना चाहिए। क्लियर है ना? आगे जाके हम देखेंगे कि इस कॉमन गोल को पर्सनल गोल से, जो ऑर्गेनाइजेशन है इस कॉमन गोल को पर्सनल गोल से मैच करवाती है। तो वो इस प्रिंसिपल में नहीं है, वो अगले प्रिंसिपल में है। यहां पर सिर्फ ये बता रहा है कि सारे मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज के एफर्ट्स जो है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। फिर बोलता है इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा कोऑर्डिनेशन। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, मान लो जैसे दो डिपार्टमेंट है, एक ये डिपार्टमेंट है और एक ये डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट। जब दोनों डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि इन डिपार्टमेंट वालों का इन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट के लोग आपस में सहयोग करके काम कर रहे हैं, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन। तो अगर वन यूनिट वन प्लान रहेगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगी, सारे एफर्ट टुवर्ड्स वन डायरेक्शन रहेंगे, तो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, वो तो बढ़ेगा ही। भाई ऑर्गेनाइजेशन तो एक है ना, अब उस एक में चाहे 4 डिपार्टमेंट हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 डिपार्टमेंट हो, लेकिन अगर सबका कॉमन गोल रहेगा तो एक दूसरे की मदद तो करवा ही करेंगे। फिर उसके बाद आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, देन वन हेड एंड वन प्लान ओनली। इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, अगर एक ग्रुप है जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो उस ग्रुप का हेड एक होना चाहिए, उस ग्रुप का प्लान भी एक ही होना चाहिए। यहां पर ये बातें बोली गई हैं। अब बताया गया कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो कर लिया तो उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आ जाएगा, ये है इसका मतलब। तो बेटा यहां पर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएगा, एक आया अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, गोल का ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होगा। फिर दूसरा बोल रहा है कि भाई एफर्ट टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, सारे लोगों के एफर्ट जो है एक ही डायरेक्शन की तरफ काम करेंगे। तो ये हो गया दूसरी बात। तीसरा बात, अगली बात आती है वायोलेशन, कि अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो इसका वायोलेशन क्या होगा। तो यहां पर इसका वायोलेशन ये होगा कि लैक ऑफ एफर्ट्स होंगे, मतलब लैक ऑफ एफर्ट्स होंगे, जिसका मतलब आता है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका एक कॉमन गोल नहीं रहेगा, कॉमन गोल नहीं रहेगा तो उनके एफर्ट्स में कमी आएगी। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। भाई बॉलर चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकेट लूं, अगर बॉलर ये नहीं चाहता कि टीम जीते, मैं सिर्फ अपने लिए काम करूं, तो वहां पास दिक्कत है। बैट्समैन चाहता मैं सबसे ज्यादा रन बनाऊं, लेकिन बैट्समैन के लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मेरी टीम जीते, मैं उसके लिए काम करूं। तो यहां पास अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो, सब अपने अपने डायरेक्शन में खेल रहे हैं, सब अपने लिए खेल रहे हैं, तो
तो यहां पास आपका कॉमन गोल जो टीम का गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? आपने ऐसी मूवीज भी बहुत सी आई हैं जिसमें ऐसा बताया गया है। एक शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें भी यही चीज बताई गई थी कि अगर खिलाड़ी अलग अलग अपने अपने खुद के लिए खेलता है तब क्या होता है। तो यहां पास वही बात बोली कि एक तो एफर्ट्स में कमी आ जाती है, एक वेस्टेज ऑफ एफर्ट। देखिए, एफर्ट्स में कमी का मतलब ही हो गया वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स का मतलब ही हो गया वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी तो कोई एक चीज होती है ना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब अपन लोग, हम लोग, मतलब एम्प्लॉइज। तो जब एक एम्प्लॉय के एफर्ट्स में कमी आएगी, मतलब उसके एफर्ट्स में कमी का मतलब हो गया कि आपके रिसोर्सेज में कमी आ रही है। और फिर आता है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये बात आपको समझ में आई। ये किस बारे में है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना, मैंने तो कुछ ज्यादा ही बता दिया है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एक यूनिट का मतलब एक प्लान होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि सारे लोगों के एफर्ट्स एक कॉमन गोल की तरफ होने चाहिए, मतलब एक कॉमन गोल होना चाहिए। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन शब्द ध्यान रखना। कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो एक प्लान, एक गोल और एक हेड होना चाहिए। इन बातों को बस आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? तो बच्चों, ये सीधी बात भाषा में मैं बोलूं तो इसका मतलब एकदम सिंपल है कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए। आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अपन ने देखा ना, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सुपीरियर होते हैं। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो आपका क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। और जो जनरल इंटरेस्ट है वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो ध्यान में रख के पहले उसके लिए काम करना है। सिंपल सी बात यहां पर ये बोला गया है कि आप कुछ भी काम करें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को सोच के, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का सोच के ही काम करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट का सोच के काम नहीं करें। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय में मतभेद हो रहा है, मतभेद मतलब मान लो कोई मैनेजर है, उसने पता लगाया कि भाई ये जो एम्प्लॉय है ये अपने पर्सनली इंटरेस्ट के लिए काम करता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की तरफ इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो एक मैनेजर को उसको रिकंसाइल करना चाहिए कि वो कैसे उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी अचीव हो और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी अचीव हो। बात समझ में आ रही? किसी को ज्यादा सैलरी चाहिए है तो भाई उसके टारगेट्स ज्यादा रख देती है कंपनी, तो अगर आप टारगेट्स अचीव करोगे तो कंपनी का भी भला हो जाता है, प्लस उसको भी एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कंपनी बना के चलती है। क्लियर है? अब ये प्रिंसिपल बोलता क्या है तो हम पहले उसकी बातें देख लेते हैं। यहां पर लिखा क्या है? पहला बोलता है इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉयज। तो सीधी बात तो इसने पहले पॉइंट में ही ये बोल दी कि आप ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है सुपरसीड मतलब सबसे ऊपर होना चाहिए। किसके इंटरेस्ट के? इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट से सबसे ऊपर किसका इंटरेस्ट होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर उस दूसरी बात क्या बोलते हैं प्रिंसिपल? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर दोनों ग्रुप से मतलब यहां पास क्या है? दोनों ग्रुप का मतलब हो गया एक तो इंडिविजुअल और एम्प्लॉय हो गया और एक कौन हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो यहां पर यही बोला अगर दोनों ग्रुप का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो उस केस में क्या बोल रहा है? देन मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि वो रिकंसाइल करे। क्या रिकंसाइल करे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिकंसाइल करे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। मतलब कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एक मैनेजर को ऐसा करना चाहिए। अगर दोनों को देखा कि दोनों अलग अलग है तो मैनेजर को रिकंसाइल का मतलब होता है सेम लेवल पे लेके आना। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट दोनों
सेम लेवल पे होने चाहिए बच्चों। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंक्रीमेंट होता है, मान लो आपको जो सैलरी दी जा रही है, अब आप चाहते हो मेरे को ज्यादा सैलरी मिले, तो भाई अब ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको, कंपनी देगी, तो ज्यादा सैलरी लेने के लिए आपका कंपनी टारगेट्स भी ज्यादा बढ़ा देती है, तो उस तरीके से दोनों का भला हो जाता है, एक प्रकार से ये बोला जा रहा है। लेकिन इसने एक मेन बात यहां पर ये बोली है कि अगर पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअल, अगर पॉसिबल नहीं है दोनों को रिकंसाइल करना, यहां पर बोलता है अगर भाई पॉसिबल नहीं है दोनों को रिकंसाइल करना, तो इंडिविजुअल गोल जो है वो उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। सीधी बात बोल दिया, बोलता भैया अगर आप दोनों को मैच नहीं कर पा रहे हो तो अपना खुद का इंडिविजुअल गोल अलग कर दो, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ध्यान दो। इसके बाद चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट बोलता है कि जो मैनेजर है, मैनेजर के लिए है ये वाला पॉइंट। इसने बोला है कि जो मैनेजर है, मैनेजर को प्रायोरिटी देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, ना कि मैनेजर को प्रायोरिटी देनी चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट को। उसको अपने पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा मान लो हमको कहीं से गुड्स रॉ मटेरियल खरीदना है, तो भाई आप जिसको भी ऑर्डर दोगे रॉ मटेरियल का, उस दुकान वाले का तो भला होगा ही। अब मान लो मैनेजर ने अपने किसी दोस्त को ऑर्डर दिलवा दिया, वहां से कुछ कमीशन खा लिया, तो इसको बोलते हैं मिसयूजिंग ऑफ पावर, आपने अपने पावर का मिसयूज किया। तो यार ये प्रिंसिपल बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मैनेजर को अपने पावर का इस्तेमाल गलत नहीं करना चाहिए। एक मैनेजर को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ध्यान देना चाहिए, मतलब उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कम से कम दाम में रॉ मटेरियल खरीदें, ऐसा नहीं कि ऑर्डर अपने सगे संबंधियों को दिला दें प्लस उससे कमीशन खा लें, ये नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है, क्या बोलता है कि भाई जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको नीचे रखो और जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखें। क्लियर है? चालू कर रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके जो संस्थापक कौन है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के संस्थापक हैं कौन, F.W. टेलर। तो ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ये किनके द्वारा दिया गया है, मिस्टर F.W. टेलर के द्वारा दिया गया है। अब ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं क्या, टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टोटल 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है। तो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल बच्चों क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये क्या है रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। अभी डिक्टेटरशिप क्या होती है, तो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि मेरे को जो सही लगेगा मैं वो फैसला लूंगा। सिंपल सी बात बोला जाए, मुझे ये नहीं देखना किसके साथ बुरा हो रहा है, मुझे ये नहीं देखना किसके साथ अच्छा हो रहा है, मुझे सिर्फ वो करना है जो मुझे सही लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। बात समझ में आ रही है? साइंस क्या बोलता है, साइंस बोलता है कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। अगर आपको भूख लगती है तो उसके पीछे एक लॉजिक है, अगर आपको प्यास लगती है उसके पीछे एक लॉजिक है। तो साइंस जो है हर चीज के, साइंस में क्या है कि हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कि भाई अगर ये होता है तो उसका कारण ये है, अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट ये है, ये इफेक्ट है तो इसका कॉज ये है। तो साइंस इस पे आधारित है ना, मतलब हर चीज एकदम लॉजिकल है। कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्यों, उसका कारण पता होना चाहिए, एकदम लॉजिकल कारण, लॉजिकल रीजन, ये है साइंस। पर डिक्टेटरशिप क्या है, जो मेरे को सही लगता है वो मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हिटलर को डिक्टेटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसने न जाने कितने यहूदियों को, 50 लाख यहूदियों को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, उसके पीछे ना कोई कारण ना कोई साइंटिफिक रीजन, बस क्योंकि उसका मन था मरवा दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है, मेरे को युद्ध करना है तो युद्ध कर दिए। तो डिक्टेटरशिप बेसिकली बच्चों वहीं से एग्जाम्पल आते हैं, तो मैं वही एग्जाम्पल ले लिया हूं। पर बेसिकली डिक्टेटरशिप का मतलब ही ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ऊपर वो चीज थोप दी, जबकि उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, लॉजिकल रीजन होना चाहिए। तो यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में
यहां पर बोला है कि ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, हिट एंड मिस मेथड। अब इसका मतलब क्या है? हिट एंड मिस मेथड का मतलब बच्चों होता है कि आपने एक बार एक चीज लगाई, नहीं काम करी, फिर लगाई, फिर नहीं काम करी, फिर लगाई, फिर नहीं काम करी, फिर लगाई। तो हिट एंड मिस मेथड मतलब ट्रायल एंड एरर आप करते जा रहे हैं, जब कोई चीज एक सही बैठ जाएगा तो आप लगा देंगे। तो बोला है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर बोला गया है कि हर जॉब जो परफॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस्ड होनी चाहिए किस पे? साइंटिफिक इंक्वायरी पे, मतलब कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। आपके इंट्यूशन पे, आपको ऐसा लगता है, ऐसे बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं मैनेजर हूं, मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा फैसला लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा भी रहा हो कहीं भी, तो भी आपके एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन नहीं होने चाहिए। हिट एंड मिस मेथड के आधार पर डिसीजन नहीं होने चाहिए। डिसीजन एकदम साइंटिफिक होने चाहिए। साइंटिफिक का मतलब बच्चों यहां पर देखो एक एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर आपको यह पता लगाना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी कितनी देर तक काम करता है, आपको टाइम डिसाइड करना है। जैसे स्कूलों में भी एक टाइम होता है कि भाई सुबह 10 बजे लगता है तो 4 बजे छुट्टी होती है, 8 बजे लगता है तो 2 बजे छुट्टी होती है। तो इस तरीके से स्कूलों का भी टाइम है। तो ये जो टाइम डिसाइड करना है एम्प्लॉइज का, स्कूल वालों का, उसके पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी कीजिए पहले कि भाई एक बच्चा कितनी देर तक उस स्कूल में रह सकता है, एक एम्प्लॉय कितनी देर तक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। ऐसा नहीं आपको लगा 10 घंटे काम कर सकता है तो आपने 10 घंटे रख दिया। तो यहां पर वही बोला गया पहले साइंटिफिक इंक्वायरी करें, पहले आप एक प्रकार से सर्वे टाइप का करें, कॉज एंड इफेक्ट देखें, ये देखें मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एक आदमी कितनी देर तक काम कर सकता है। तो उसको बोलते हैं अपन एकदम साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिकली डिसाइड करना। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है उसको साइंटिफिकली डिसाइड करना। लेकिन अगर आपने अपने मन से कर दिया 9 घंटे या 10 घंटे जिसमें आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो वो हो गया क्या? रूल ऑफ थंब, मतलब डिक्टेटरशिप। अब दूसरी बात यहां पर क्या लिखी बच्चों? थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में सोचना नहीं है, समझना नहीं है, जो हमको सही लगता है हम वो कर देते हैं। तो यहां पर वही बोला कि पहले चीजों को सोचें, समझें, फिर उसका डिसीजन लें। फिर यहां पर रूल ऑफ थंब का मतलब बच्चों मैंने बताया हुआ है कि रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप मैनेजर का, जबकि साइंटिफिक डिसीजन क्या होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट पे होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो मेथड, ये जो साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया था। साइंटिफिक मेथड जो डेवलप्ड होते हैं, किसी भी चीज की जो मेथड डेवलप्ड होता है, जैसे यहां पास एम्प्लॉयज का टाइम डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन में कितने दिन के लिए उनको काम करवाना है, कितनी देर के लिए उनको काम करना चाहिए, कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, तो वो बच्चों कैसे डेवलप होगी? वो डेवलप होगी वर्क स्टडी एनालिसिस के थ्रू। कैसे डेवलप होगी? वर्क स्टडी एनालिसिस के थ्रू। तो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, काम करवा के देखना पड़ेगा। नॉर्मली कितने, आप मान लो 10 लोगों का एक सर्वे कराना पड़ेगा, तो उसमें आपको नॉर्मली अंदाजा हो जाएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कितने लोग कितनी देर तक काम कर सकते हैं। तो क्लियर है? तो ये हो गया आपका वर्क स्टडी एनालिसिस। उसी के थ्रू कोई भी मेथड को डेवलप करें। और एग्जाम्पल के तौर पे तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये था आपका पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो क्या बोलता है भाई? डिक्टेटरशिप। रूल ऑफ थंब का मतलब हो गया डिक्टेटरशिप पे ना चलें, हर चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, एकदम लॉजिकल रीजन होना चाहिए, और साइंटिफिकली डिसीजन लें। मतलब हर चीज के पीछे पहले खोज करें, वर्क स्टडी एनालिसिस करें, फिर उस मेथड को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे लेके आए। तो यहां पास टेलर जो है कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ इतना चाहता था कि जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा साइंस भी आए, जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा साइंस भी आए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट।